हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, घूर्णन गति कर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है घूर्णी वस्तु का, रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। उसका हम लोगों ने पढ़ लिया था एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उसका टॉर्क। कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, टॉर्क कितना लगेगा। और रोटेटिंग बॉडी के लिए डिफरेंट कंडीशन में जो उसके गति का समीकरण होगा रोटेटिंग बॉडी का, उन सभी चीज़ों को पढ़ा था। हमें पढ़ना है उसके बाद विभिन्न आकृति के वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, जिसमें से हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। और कुछ आकृति ऐसा है जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। मान लीजिए ठोस गोला है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखते होंगे लट्टू, टॉप। पृथ्वी को अभी आप एक लट्टू मान सकते हो, तो ये ठोस गोला मान सकते हैं। तो ये ठोस गोला यदि सॉलिड स्फीयर यदि रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसको पढ़ने के लिए जितनी बेसिक बातों की जानकारी है वो हम लोगों ने देख चुका था। उसको एक बार हम रिव्यू करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे। जिन बच्चों को मैं पूछूंगा वो खड़ा होकर जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे, गंभीर होकर देखेंगे, यदि मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल किसी कण का जड़त्व आघूर्ण। तो इसके बारे में यदि मैं आप बच्चों से पूछता हूँ, आप क्या जवाब दे सकते हैं? ये लाइन आपके लाइफ में कहीं लिखा हुआ मिल जाए, आप क्या जवाब दोगे? यही लाइन लिखा हुआ रहेगा, पूछेंगे उसका जवाब चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? एकदम गंदी बात, आप लोग का आवाज़ नहीं आ रहा है। क्या बोलेंगे? चौनिया मुस्कान जो है ना, ये गड़बड़ावा देंगे, गंदी बात। तो इसमें क्या था, तेज़ी से एक झलक में, एक स्पीड में हमें बोलने की आदत होनी चाहिए। कोई भी वस्तु दुनिया में घूर्णन गति करेगा तो कोई न कोई उसका एक्सिस होगा, अक्ष होगा निश्चित। तो मान लीजिए ये एक कण है मेरा, एक पार्टिकल है, कोई बहुत बड़ा वस्तु है, उस वस्तु का एक छोटा सा कण है, ये पार्टिकल है आपका। पार्टिकल है तो उसका मास, द्रव्यमान कुछ होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर होगा। क्या से डिनोट करेंगे? एम से। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? रोटेशनल एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? घूर्णन अक्ष बोलते हैं। उस एक्सिस से उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और वो डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? आर है, मानेंगे। ये लंबा दूरी लेना है आपको, और ये रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ। एक्सिस का कुछ नाम होगा, तो बोलते हैं इसको हम लोग ए बी एक्सिस के परितः इस कण का
जड़त्व आघूर्ण, इसके चारों तरफ घूर्णन गति कर रहा है। तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये आप लोगों के दिमाग में गया था। दुनिया में जो भी वस्तु रोटेट करते हैं अपने ही रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। अपोज करने वाला जो उसके अंदर गुण होता है उसी गुण को, प्रॉपर्टी को कहते हैं अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। तो वो आई बराबर देखे थे हम लोग, फार्मूला मिला था मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं हम लोग? एक्सिस से। ये डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे? तो ये बात आप लोगों को याद है, जब भी कभी निकालने कहेगा तो यही कंसेप्ट लगाएंगे, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब देखिए कोई बच्चा कहेगा कि सर हम डिस्टेंस का सिंबल लेंगे एक्स, तो क्या फिर भी आर ही लिखेंगे? हाँ, बहुत जगह बच्चा गलती करता है, बोलते हैं तो एम आर स्क्वायर ही बोल देता है। तो वहाँ वर्ड बोलने का है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस का सिंबल जो भी ले सकते हैं आप, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सिंबल ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला बेसिक बात है, हर बच्चों के खोपड़ी में होनी चाहिए। पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन आपके कान के अंदर प्रवेश करे मुंह से आवाज़ तो तेज़ी से निकलना चाहिए। एक बात ये हुआ। दूसरी बातें यहाँ पर आपको देखना है, आपको जो बताया गया था ध्यान देंगे गौर से। इसमें आप बच्चों को दिखाया गया होगा, दो तरह के वस्तु की बात किया गया होगा, दो तरह का वस्तु बोला गया होगा। कौन कौन याद है? कौन कौन? असंतत, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दृढ़ वस्तु। इंग्लिश वर्ड डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। इसका कोई कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो हम लोग को याद है पिछले क्लास में भी इसको यूज किए थे, याद है ना? तो इसका क्या कंसेप्ट होता है? डिसकंटिन्यूअस कहते किसको है? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का ये बना हुआ है और सबका मास अलग अलग है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिंपल सभी कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के क्रम में होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, और स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ देते हैं। उसके लिए कोई ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें से सभी कण का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो सबका डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। डिस्टेंस सबका अलग अलग लेते थे, यही काम करते थे। और तब आपको याद है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते होंगे आई बराबर पहला कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इस तरह से करते 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 जितना भी कण होगा सबका निकाल कर लास्ट में एम एन आर एन स्क्वायर। और इसी को सिखाए थे आपको, आप समेशन के रूप में लिखेंगे एम आर स्क्वायर ने। लेकिन यहाँ पर आई सफिक्स लगाते हैं, ये बताएगा आई का मान क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके कहाँ तक, n तक। ये था हमारा डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। और संतत दृढ़ वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यही हमारे पास कंसेप्ट है, राइट। इसके बाद का जो कंसेप्ट है संतत वस्तु, मतलब उसके सभी कण का द्रव्यमान एक जैसा हो। और जैसे कि लोहा का ये वस्तु रहता, एल्युमिनियम का कोई वस्तु रहता, तो उसके जितने भी कण होंगे, पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, सब एक जैसा होगा।
तब वहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कंसेप्ट दिया गया है, किसी एक कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें क्या होता था ना कि छोटा सा चीज़ समझोगे गौर से। यहाँ पर ये इतना बड़ा वस्तु है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। तो छोटे छोटे बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये जो बांटते हैं उतना छोटा टुकड़ा बांटते हैं जिसका अस्तित्व रहे, समझ में आए और वो सबसे छोटा टुकड़ा हो। तो कोई एक छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या लिखते थे, और ये सारे dx को आप जोड़ दोगे, ध्यान देना गौर से। तो सारे dx को जोड़ दोगे तो फिर वो क्या बन जाना है, x। तो इसको दोनों तरह से आप कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा dx बराबर भी क्या कर सकते हैं, x। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को हम लोगों को याद है ऐसे लिखते थे। यह क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि सारे dx का जोड़ हुआ ये। तो सारे dx को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर। तो इस कंसेप्ट का हमें उपयोग करना है। इस कंसेप्ट का क्या करना है, उपयोग करना है, और उपयोग करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मतलब आप समझ में आया, कोई बड़ा वस्तु है और जिसके सभी कण का द्रव्यमान एक जैसा है तो संतत दृढ़ वस्तु कहलाएगा। हम क्या सोचेंगे, उन सारे वस्तु को छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे और सभी टुकड़ा एक जैसा होना चाहिए, ये बांटते समय ध्यान में रखना होगा। और एक टुकड़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो निकालेंगे तो कई कंसेप्ट, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू। तो एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। ये कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट का उपयोग करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को तो पढ़ भी चुके हैं, कुछ बचा हुआ उसको भी पढ़ेंगे अलग अलग आकृति वाला में। सब में एक ही कंसेप्ट होगा, पूरे बड़े वस्तु को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना और एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर इंटीग्रेट कर देना, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को, अब यदि यहाँ पर बोला जा रहा था संतत दृढ़ वस्तु, शब्द यूज करेंगे। ये संतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, ने संतत दृढ़ वस्तु, कंटिन्यूअस क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। हम लोग जा रहे हैं कि ठोस गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है हमको। तो उस ठोस गोला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बिफोर जितनी बातों की आवश्यकता है, कुछ बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आदत है भूल जाने का, आदत है ना, वो पता है। तो हमारा नेचर हुआ, अभी सोच हुआ, उस बड़ी चीज़ को समझाने के लिए हम पुराने बात को जब तक अच्छा से ताज़ा नहीं कर देंगे और बताएंगे तो बच्चे उसको आधा समझेंगे, आधा नहीं समझेंगे। तो मैं प्लानिंग किया कि हर बात को रिपीट करके रिवीजन करा के तब बड़ा चीज़ बताएंगे। तो क्लास में ही बच्चों को याद, विश्वास है, कन्फर्म लगता है, देखते हैं, कोशिश तो करेंगे आपको, लेकिन कोशिश नहीं करना होगा। कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी, तो मैं क्या बोला था, पूरे वस्तु को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए, सभी टुकड़ा एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा। ये नहीं कि कहीं बड़ा और कहीं छोटा, नहीं, एक जैसा बंटवारा करना है सभी पूरे बॉडी को, कुछ भी अंश उसका बचना नहीं चाहिए। ऐसा बंटवारा करें कि सभी बराबर बराबर एक जैसा बट जाए। तो ये अब इसमें से देखेंगे, सबका द्रव्यमान dm मान लीजिए, सबका है ना, पूरे वस्तु का मास आपका बड़ी m माने या कुछ भी माने, तो छोटे छोटे टुकड़े का मास dm मानेंगे। और यदि ये एक्सिस हमारा है तो कोई एक ही टुकड़ा पर विचार करना है, सब पर विचार। इस संतत दृढ़ वस्तु कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी का कंसेप्ट यही है कि
किसी एक ही वस्तु, एक ही कण पर सोचना है, कोई एक कण पर विचार हम कर रहे हैं, इसका मास dm मान लिए और डिस्टेंस को r मान लिए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे dm इंटू r स्क्वायर और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो ये किसका निकला जी? कंटिन्यूअस का। किसका निकला ये? का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। तो यही कंसेप्ट होता है। अब अलग अलग आकृति का है, कोई लंबा छड़ है, कोई वृत्ताकार चकती है, कोई बड़ा गोला है। तो यहाँ लफड़ा क्या होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर एक टुकड़े का मांस निकालने का लफड़ा होता है। ये मांस जो बच्चा निकाल लेगा एक टुकड़े का, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग आकृति का वस्तु है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, पूरे वस्तु का आपको मास हमेशा मालूम रहेगा। जिस वस्तु को आप घूर्णन गति कराओगे, पूरे वस्तु का मास आपको मालूम रहेगा, द्रव्यमान मालूम रहेगा। अब कहा कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, तो एक टुकड़े का द्रव्यमान निकालना मेन कंसेप्ट यहाँ पर यही है। और एक टुकड़े का मास निकाला, mr स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया, आंसर निकल जाता है। ये वो प्रोसेस, ये वो कंसेप्ट, हर जगह यही नियम लागू होगा। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ लिया था, छड़ वाला पढ़ा था, याद है? यस सर। तो उसमें क्या किया था आपने? जैसे देखेंगे गौर से, अच्छा पहले उसको भी जाने के पहले हम छोटा सा चीज़ और बताते हैं। इसमें एगो थ्योरम पढ़े होंगे वर्षक आप लोग, बोलिए कौन कौन थ्योरम पढ़े थे? अच्छा कौन कौन बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ? हाथ उठाओ। उसका इक्वेशन भी पूछेंगे। 3-4 बच्चा हाथ उठाता है। ये है दुर्दशा भागलपुर शहर का। सबका पापा मम्मी वहाँ से दाल चावल भेज रहा है, ये लोग खाली गिला कर करके खा के पचा के निकाल देता है। नहीं बोलेगा रे? हाँ, क्या गोबराती किया? हाँ, अरे दादा मेरे बाल नहीं मुड़े अभी से। चलिए आगे बढ़े। चलिए आइए गौर से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, इसके आगे का थ्योरी जानने के लिए हमको थ्योरम का यूज होता है। जैसे मैट्रिक क्लास में मैथमेटिक्स में थ्योरम पढ़ते थे ना, और वो थ्योरम जब पढ़ लेते थे तो उस थ्योरम के मदद से बड़ा बड़ा थ्योरी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन बनाते थे कि नहीं। तो इसमें बड़े बड़े आकृति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो थ्योरम का जरूरत पड़ता है। और 2 गो थ्योरम है, वो मैं आपको याद दिला देने में कब कोशिश करूँगा। रेडी? आज के बाद फिर याद दिलाना पड़ेगा? अच्छा कोशिश करेंगे। तो 2 गो थ्योरम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए 2 थ्योरम होता है। एक थ्योरम होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस बोलते हैं। एक्सिस नहीं, एक्सेस। अंग्रेजी पढ़ते हो ना? सिंगुलर प्लूरल पूछते हो ना? हाँ वह बात से कहे ना, याद चला सर, लेकिन भुला लियो सर। ये एक कोई वस्तु तुम्हारा ऐसे है, इस वस्तु को मैं घूर्णन गति कराना चाहता हूं, तो इस वस्तु में 3 एक्सिस को विचार करते हैं। सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
जेड एक्सिस। हम इसको घूर्णन गति कराएंगे, इस वस्तु को ये मानेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस सतह के तल में लेटा हुआ है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं, ठहरिए। ये क्या है? कुछ होगा, पेपर है। आकार कैसा है? वृत्ताकार। कैसा है? और आयताकार है। ठीक। हम इस वस्तु को घुमाना चाहते हैं, तो हम इस वस्तु को ऐसा एक्सिस मान लें और इस एक्सिस के चारों तरफ भी घूर्णन गति करा सकते हैं, ऐसे एक्सिस का भी घूर्णन गति करा सकते हैं, और एक गो इसके लंबवत एक्सिस होगा, लंबवत एक्सिस होगा, उसके परितः भी घूर्णन गति करा सकते हैं। तो एक्स एक्सिस इस पर सतह में सोया हुआ रहेगा, वाई एक्सिस भी सतह में सोया हुआ रहेगा, और जेड एक्सिस लंबवत होगा। क्लियर? जब हम एक्स एक्सिस के परितः घुमाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल लिखेंगे आई एक्स। क्या लिखेंगे? और जब उसी को वाई एक्सिस के परितः घुमाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल लिखेंगे आई वाई, और जब उसको जेड एक्सिस के अबाउट कराएंगे तो सिंबल लिखेंगे आई जेड। तो कहा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्सिस तथा वाई एक्सिस जो है वस्तु के तल में है। किसमें है? तल में, प्लेन में है। और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस तल के लंबवत है। क्या है? तल के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कहा आई एक्स आई वाई और आई जेड के बीच रिलेशन होता है, उसी को कहा गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं लंबवत अक्षों का प्रमेय। यस, और ये कहा गया है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब यहाँ पर कहा गुरुजी, यदि सतह में लेटा हुआ एक्सिस है और उस एक्सिस के परितः घूर्णन गति कराएंगे तो वहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम रहेगा, और वाई एक्सिस के परितः घूर्णन गति कराएंगे तो वहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम रहेगा। तो माय डियर बच्चों, जेड एक्सिस के परितः जब घूर्णन गति कराएंगे तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो जेड एक्सिस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है, ये सारे बच्चे ब्रह्मांड में जानते हैं। लेकिन ये बात जानना है यहाँ पर कि मैंने एक्स और वाई को कहा है कि जो वस्तु है उसके तल में लेटा हुआ है और जेड एक्सिस तल के लंबवत ऐसे है, और उसके बाद घूर्णन गति कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक थ्योरम हुआ। दूसरा थ्योरम हमारे पास आता है, दूसरा होता है थ्योरम ऑफ बोलिए, होता है समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्षों का प्रमेय सुना हुआ वर्ड है? वेरी गुड। अब चले आइए बाबू लोग, इसके बारे में कंसेप्ट लें, इसका क्या सोच है। तो हम बच्चे लोग देखेंगे कि कोई भी वस्तु को घूर्णन गति कराते हैं, रोटेशनल मोशन कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक वस्तु तुम्हारा है, कल्पना कीजिएगा थोड़ा सा, एक्सिस सब पे कल्पना में यदि सही में पकड़ लीजिएगा तो मज़ा आता है। एक्सिस का कल्पना नहीं कर पाइएगा सही तो दिक्कत होगा। ये रिजिड बॉडी है। कौन रिजिड वीडियो है?
अब जितना भी बात कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूस का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? तो कंटिन्यूस रिजिड बॉडी है, इस पूरे बॉडी का मास तो कुछ होगा ही, मास ऑफ होल बॉडी, होल बॉडी, संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान हमेशा मालूम होना चाहिए। तो वो मानते हैं हम लोग, कैपिटल एम मान लेते हैं, राइट। सर इस पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं सीजी होगा कि नहीं? सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शुद्ध हिंदी में गुरुत्व केंद्र होगा। पूरे बॉडी का मास किसी एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, सीजी कहीं ना कहीं होगा। सीजी कहीं ना कहीं है तो है, इस पॉइंट को कहा मैंने सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस एक पॉइंट से कोई ना कोई एक्सिस गुजर रहा होगा, कोई ना कोई एक्सिस है। तो ये एक्सिस का नाम हम ए बी दे देते हैं, जो कहाँ से गुजर रहा है? सीजी से। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, हम कोई मेथड से उसको निकाल लिए थे, वह हमें मालूम था। जैसे वहाँ बोले थे ना, आई एक्स मालूम रहेगा, आई वाई मालूम रहेगा, तो कहेगा आई जेड निकालो, तो दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ भी जो एक्सिस सीजी से गुजर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, और उसका सिंबल लिखेंगे हम लोग आई जी। क्या लिखेंगे? तो आई जी क्या हुआ? तुम्हारा पूछेगा आई जी क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग भाषा में? हम लोग कहेंगे वस्तु के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले एक्सिस के परितः वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजी, पासिंग थ्रू इट्स सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तब वहाँ पर सिंबल क्या यूज करेंगे? आई जी। यह मुझे मालूम है, आई जी क्या है हमें। तब उसके पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस दे देगा आपको क्वेश्चन में, उसके पैरेलल समांतर, इधर भी एक्सिस हो सकता है, कहीं भी हो सकता था, तो उसके पैरेलल दूसरा एक्सिस का कल्पना कर रहा हूं। इस एक्सिस का नाम ले लीजिए सी डी, ये सी डी एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तिरछा रहेगा तब ये थ्योरम लागू, एकदम पैरेलल होना चाहिए। अब पैरेलल लाइन है तो उसके बीच कुछ तो दूरी होगा कि नहीं होगा? उसके बीच कुछ दूरी है, ये दूरी हम लोग मान लेते हैं ए, ये दूरी क्या मान लेते हैं? ए। तब सी डी एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं। उसी को निकालने के लिए जो ये थ्योरम कहता है, वो थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है आई इज इक्वल टू आई जी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। दोनों एक्सिस के बीच की जो दूरी है, पूरे बॉडी का मास है m और दूरी कितना है a, तो वही हुआ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। लाइन याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो मज़ा है। यही है, कहेगा कि बाबू मैं अचानक पढ़ाते पढ़ाते कहूँगा कि समांतर अक्षों का प्रमेय का उपयोग करेंगे, आपके दिमाग में तुरंत इटो लाइन याद आ जाना, ओ आई बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, और ये मन में तुरंत आ जाएगा आई जी क्या था? गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले एक्सिस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी जी से गुजरने वाला एक्सिस है ना, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई जी। एक क्या है? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, और टोटल m क्या है? पूरे बॉडी का मास। तो दूसरा जो पैरेलल लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो इतना बात ये था तुम्हारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये दो थ्योरम का यूज हमको लाइफ में करना पड़ता है, राइट। अब हम लोग एक स्टेप बढ़ेंगे आगे, एक स्टेप और बढ़ते हैं। आइए गौर से, ये क्या कहता है? अब देखिएगा इसका उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि
थिन रॉड के बारे में सोचें। किसके बारे में? थिन रॉड। हिंदी क्या हुआ? पतला छड़। अलग अलग आकार का वस्तु के बारे में विचार करेंगे। पतला छड़ है मेरे पास, ये कलम है, पतला छड़ मान सकते हैं इसको। इसको घुमाना है हमको, घूर्णन गति कराना है। तो सर एक्सिस जो है हम इस किनारे में भी मान सकते हैं। एक्सिस दोनों वस्तु के, पूरे वस्तु के मध्य बिंदु से भी पास कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सिस लंबाई के परपेंडिकुलर है और तब इसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे घूर्णन गति कर रहा है तो ज़रूर इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो जब छड़ लोगे तो छड़ के बारे में क्या क्या जानकारी हो सकता है? इसकी लंबाई कितनी है ये माप सकते हैं। इसका मोटाई कितना है, तो मोटाई में क्या बोले? पतला। तो मोटाई को नगण्य मानना है। लंबा 10 मीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर लंबा वस्तु सामने मोटाई का कोई वैल्यू नहीं है, तो मोटाई को नगण्य मानेंगे पतला बोलने के कारण। मोटा लेंगे तो बेलन बन जाएगा, उसका थ्योरी अलग हो जाएगा, और पतला छड़ का थ्योरी अलग हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक्सिस यदि मध्य बिंदु यहाँ से गुजर रहा है और तब ये घूर्णन गति कर रहा है इस तरह से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। और यदि कोई एक्सिस किनारे में है और तब इसको घूर्णन गति कराते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। अब फिर यहाँ नहीं रखे, इस जगह रखेंगे, तब वहाँ पर हमको यही थ्योरम जो पढ़े अभी तुरंत, पैरेलल एक्सिस, मध्य बिंदु के अबाउट मालूम रहेगा, ये दूसरे के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पहले से मालूम है और इसके अबाउट निकालने कहेगा, तो यही थ्योरम जो पढ़े है अभी करना गया, हरा गया है ना यहाँ। हाँ अभी पढ़े थे, I बराबर IG प्लस MA², उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो उसी का उपयोग करके निकाल भी लेंगे। तो चलिए आइए हम आपको यहाँ पर यदि एक पतला छड़ का कल्पना करते हैं। ये मेरे पास एक पतला छड़ है, और इस पतला छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मध्य बिंदु से गुजर रहा है। पूरे छड़ की लंबाई आप लोगे L, और ये एक्सिस उसके मिड पॉइंट से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? मध्य बिंदु से गुजर रहा है। तो निश्चित रूप से ये लंबाई तुम्हारा क्या होगा? L/2, और ये लंबाई भी क्या होगा तुम्हारा? L/2। पूरे बॉडी का मास क्या होगा? कैपिटल M मानेंगे, पूरे बॉडी का मास कैपिटल M। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो इसके लिए कंसेप्ट क्या था? अभी कुछ देर पहले सबसे शुरू में आज हम बोले थे कि बहुत बड़ा वस्तु मिलेगा आपको, उसको जितना छोटे छोटे टुकड़े में बांटने का क्षमता आपको है उतना छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन वह सभी छोटा छोटा टुकड़ा बराबर होना चाहिए, बड़ा छोटा होना चाहिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में हम इसको बांट सकते हैं, फटाफट बांट देंगे सर। जितना टुकड़ा का कल्पना आप कर सकते हो कर देते हो। इसमें कोई एक छोटा सा टुकड़ा पर विचार अब करना शुरू करते हैं। तो सर सिंपल सी बात है कि बहुत बड़ा लंबा है तो छोटा सा टुकड़ा का अभी तो अपना कुछ लंबाई हो गया होगा। उस समय बोले थे, याद बोलो, क्या बोलेंगे? dx लेंगे। छोटे से टुकड़े की लंबाई क्या लेंगे? dx। छोटे से टुकड़े की लंबाई ले लिया आपने, कौन सी? dx। तब इस छोटे से टुकड़े का दूरी एक्सिस से कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक छोटा टुकड़ा का मास बोलेंगे तो dm बोलोगे कि नहीं बोलोगे? dm नहीं बोल के यहाँ पर बोल देंगे स्मॉल m। बड़ा वस्तु, पूरे वस्तु का मास क्या है? बड़ा मास, बड़ी m है, तो छोटे टुकड़े का मास क्या दें? छोटी m, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे आपको कितना? तो सर मास इनटू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कितना माना तुमने? x, x² यही कहोगे।
लेकिन मास मालूम रहेगा तब ना। वो तो ज़बरदस्ती हम स्मॉल एम मान लिए, वस्तु का टोटल मास दिया रहेगा, छोटे टुकड़े का मास कितना हुआ हम सिंबल भले मान लिए छोटी एम, लेकिन उसका परफेक्ट वैल्यू कितना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम एक लाइन में सोच सकते हो आप। यही काम मेन काम है, शुरू में बोले थे, अब यही मेन काम है। एम का मान आप कैसे खोजोगे ये आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, बहुत सारा बात नहीं है। पूरे लंबाई का मास है तुम्हारा कौन सी बड़ी एम है कि नहीं है, गौर से देखना। तो सर पूरे लंबाई का मास बड़ी एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना, एकांक लंबाई का तरफ मान एम बाई एल, और ये टुकड़े की अपनी लंबाई कितनी है डी एक्स, तो डी एक्स लंबाई का मास क्या होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स हो गया। तो यही हुआ छोटी एम का मान। यही क्रिया आपको अलग अलग आकृति के वस्तु में अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। यहाँ पतला छड़ था, इस तरह से लंबाई के आधार पर निकाल लिए। चकती रहेगा तो मास अलग डिजाइन से निकालना होगा, गोला रहेगा अलग डिजाइन से निकालना होगा, बेलन रहेगा अलग तरह से निकालना होगा, आयताकार चकती रहेगा उसका मास अलग तरीके से। अब ये मास निकालने का ही कंसेप्ट मेन कंसेप्ट है। ये मास निकाल लिया जिन बच्चों ने, उसको मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हो गया काम खत्म। यही तो फंडामेंटल बात है खोपड़ी में। अब इंटीग्रेट करने का लिए भी आना चाहिए आपको। तो अब यदि शुरू से पढ़ाई कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन का थ्योरी पढ़ लिए होंगे, तब तो आपको दिक्कत कम है। और ऐसे भी अब 12th क्लास में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों को यह जानकारी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें बार बार आपको रिपीट नहीं किया जाएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, जो बच्चों को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आप बहुत बड़ा बाघ मारने वाले नहीं हैं। पढ़ लेंगे 12, पास भी कर जाएंगे 12, लेकिन बहुत बड़ा महारत हासिल करना चाहेंगे, यह आपके बस, आपके कुवैत से बाहर की बात होगी। तो आप लोग इन 3 चीज़ को मजबूत करने का कोशिश करेंगे। जब भी मैं इस क्लास स्टार्ट करूंगा 12th का, तो पहला कोशिश रहेगा, हल्का सा रफ आइडिया मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा गहराई में पढ़ने के लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने अनुभव किया कि जो बच्चा नहीं पढ़ा वो भी उतने बराबर है, और जो पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा सा याद है, बाकी सब तो खा पी के पचा लिया। तो हर बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास का काम करने के लिए 3 फंडामेंटल बातें हैं जिनको बच्चों को आना चाहिए, तो आना चाहिए। इसके बिना आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 50% बात ज़बरदस्ती रटना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्ट रट लेना, लेकिन फिजिक्स रट के आपके कुएं से बाहर की बात हो जाएगी कि फिजिक्स को रट के परीक्षा देंगे। कुछ पार्ट है जो रट के कर देंगे, लेकिन 80% पार्ट है रटा नहीं जा सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स से भी ख़राब चीज़ है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए ये पर इसलिए बोले कि अब इंटीग्रेशन की बात है, तुमको रास्ता दिखाया गया, मास निकालना है, बैठाना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन है भी नहीं करता, आता आपको आता है, आई नहीं करता है, तो क्या होगा, तब गाड़ी फंसेगा कि नहीं फंसेगा? क्या इंटीग्रेशन रट लीजिएगा? नॉट पॉसिबल, ये रटने वाला चीज़ नहीं है, करने के लिए आना चाहिए। तो मैं कोशिश करके आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख लिया आपने, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, इस मास का वैल्यू यहाँ बैठाओगे तुम लोग, m/l बैठाओगे, dx है, x स्क्वायर होगा, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि सबको, सभी टुकड़े को जोड़ना है। तो सभी टुकड़े को जो जोड़ेंगे उसके लिए एक सोच होता है, कैसे उसको जोड़ेंगे जो सब टुकड़ा जुट जाएगा। तो सब टुकड़ा को जोड़ने के लिए आपको x के बारे में पहले सोचना होगा।
टुकड़ा का पोजीशन बदलेंगे, एक टुकड़ा यहाँ लिए, यदि टुकड़ा हम यहाँ चुनेंगे तो x बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये टुकड़ा यहाँ चुनेंगे x बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो टुकड़ा मैं यहाँ चुनूंगा तो x बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ सर, टुकड़ा का पोजीशन बदलते जाएंगे, ये जो x लिए थे बदलते जाएगा। मैंने x यहाँ वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? सर एक टुकड़ा एकदम हम सेंटर पर चुन लेते तो यहाँ पर x कितना होता तुम्हारा? एक टुकड़ा एकदम किनारे पे यहाँ पर मान लेते, यहाँ पर x बराबर क्या लेते आप? L/2 न रे। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा x बराबर L बाय, और यहाँ पर आता तो x बराबर यहाँ पर हो जाता है x बराबर L/2 जरूर, लेकिन क्या लोगे? ये टुकड़ा एकदम सेंटर पे सट जाता तो x का मान 0, ये टुकड़ा एकदम यहाँ आ जाता तो ये L/2, और ये टुकड़ा यदि यहाँ आ जाता तो -L/2। सब टुकड़ा को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट है यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यहाँ जब रहेंगे तो x का मान क्या सोचेंगे? और यहाँ से यहाँ आएंगे तो x बराबर क्या सोचेंगे? कन्फर्म? तो सर यहाँ लिमिट देना होता है x बराबर -L/2 से लेके x बराबर +L/2 तक। आया सोच? अब यहाँ से भाई प्योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स यहीं तक ख़त्म। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ml²/12। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब सॉल्व कैसे कीजिएगा? थोड़ा सा माथा पे जोर दीजिएगा, करिएगा रूम में बैठ के। जैसे ये निकल गया, अब कोई आदमी कहता नहीं मेरा एक्सिस इटो नहीं है, मेरा एक्सिस है यहाँ था। कहता कहाँ पर है? यहाँ पर। कि पहले मेरा ए बी एक्सिस था जो सेंटर से गुजर रहा था मध्य बिंदु से, अब यहाँ एक्सिस मेरा सी डी है, यहाँ है। तब निकालो क्या होगा? तो यहाँ सेंटर से जो गुजर रहा है सी जी, इसको बोल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या लिखेंगे? आई जी। तो यही तुम्हारा हो गया आई जी। आई जी बराबर ये हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा एक्सिस यहाँ है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई बराबर व्हाट? तो इस दूरी को हम ए मानते थे कि नहीं? तो भाई मेरे आई बराबर अब कहेंगे समांतर अक्षों का प्रमेय लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी बोलो। तो यदि ये एक्सिस सेंटर वाला मालूम हो गया तो उसके समांतर कोनों एक्सिस लेंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास यही कंसेप्ट हुआ आई जी प्लस ma²। तो आई जी का मान आपने क्या निकाला? ml²/12 प्लस m इंटू a² है। देखो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का सिंबल ए बराबर किसके बराबर होगा? L/2। तो यहाँ पर हो जाएगा L/12। तो सरल करोगे ml²/4 हो जाएगा, ml²/12 जोड़ोगे तो हो जाएगा ml²/3। जोड़ के देख लीजिएगा ml² क्या निकल जाएगा? राइट राइट। अच्छा ये बताओ जल्दी से, तुम लोग बताओ कौन तो बड़ा हुआ है, ml²/12 या ml²/3? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम एक्सिस के मध्य बिंदु पर होगा कि किनारे पर होगा? मध्य बिंदु पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान कम होगा। मतलब किसी वस्तु को घुमाने में मध्य बिंदु पर एक्सिस लेके घुमाएंगे तो विरोधी गुण कम लगेगा, और किनारे पे रख के घुमाएंगे तो वहाँ विरोधी गुण अधिक लगेगा। और घुमाने के लिए अधिक टॉर्क लगाना पड़ेगा, अब सेंटर पे रख के घुमाएंगे तो कम टॉर्क लगाना पड़ेगा। राइट? सेट हुआ बात मन में? चलिए ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ।